Hello everyone, welcome to our channel. We will be doing question 1 to 4 of graded assignment week 2. In question 1, we have been given a graph and in options we need to find the equation of L2, L4, L3 and also comment on the slope of L2. Now as you can see that L4 is parallel to y-axis. Therefore, the line will be x is equals to constant. Now, what will be the value of that k or constant? तो यहाँ दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है that is -15. So the slope will be x is equals to -15. Similarly, look at line L2. It is parallel to x-axis. Therefore, constant क्या रहेगा? y coordinate. तो इसकी line क्या होगी? y is equals to k. Now, what will be the value of that k? तो यार इसमें points देखो, that is 10, 10, 10. So, the y coordinate of all the points on the line L2 is 10. तो equation क्या हो जाएगी? y is equals to 10. See, now L2 is parallel to x-axis, therefore the slope will be 0. तो यार ये ऑप्शन गलत हो गया. अनडिफाइंड कब होता है? जब स्लोप 90 डिग्री होती है, क्योंकि tan 90 क्या होता है? इन्फिनिटी. L4 की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x is equals to -15. That is correct. अभी हमने फिगर आउट किया. Now all I need to do is I need to find the equation of L1 and L3. तो दोनों के लिए मैं दो दो पॉइंट उठा लूंगी, 2 पॉइंट फॉर्म लगाऊंगी एंड इक्वेशन निकाल लूंगी. So for L2, how many points I have? -5, 10 and -15, 0. Similarly, for L3, I have 2 points, that is 0, 20 and 10, 0. So let's do it. So for equation of line L1, I have 2 points. So this is a formula of 2-point form, which is nothing but अलग तरीके से लिखा गया है y is equals to mx के लिए. y is equals to mx क्या होता है? जब ओरिजिन से पास होती है लाइन, करेक्ट. बट जनरली जरूरी नहीं है लाइन ओरिजिन से पास हो. तो y की जगह हो जाएगा y माइनस एक्स y1, x की जगह हो जाएगा x माइनस x1 और स्लोप की जगह क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x. I have put the values of all the point. See, x1, y1 is my 15, 0 and x2, y2 will be my 5, 10. I have put the values and find out the equation of it. So this is the equation I'm getting. अब अगर मुझे RHS पॉइंट पे 0 चाहिए तो इसे प्लस से यहाँ ले जाओ और अगर मुझे 1 चाहिए तो इसे डिविजन में नीचे ले जाओ. That's the only difference. So it depends upon हमें किस टाइप की इक्वेशन निकालनी है. Both are valid, correct? Now let's find the equation of line 3. I have 2 point 10, 0 and 0, 20. चाहो तो 2 point intercept form लगा लो या फिर 2 point form ही लगा लो. Simple है दोनों ही. So this is the equation which I will be getting. अगर मुझसे 1 से मांगा होता तो मैं डिविजन में लेके जाती, बट क्योंकि इन ऑप्शंस मेरा RHS पॉइंट 0 के फॉर्मेट में था तो मैं सबको प्लस माइनस में लेके गई हूँ. आई होप यू गॉट दिस बेसिक पॉइंट, करेक्ट? लेट्स मैच इट. माय इक्वेशन L1 विल बी x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है -15 एंड y का कोऑर्डिनेट है 1/15, दैट इज पॉजिटिव. एंड दिस इज व्हाट आई गॉट. x की वैल्यू, x का कोऑर्डिनेट -15 है एंड y का कोऑर्डिनेट 15 है. और इक्वेशन ऑफ लाइन 3 में मेरा x का कोऑर्डिनेट है, आई मीन कोफिशिएंट है, सॉरी, दैट इज 2 एंड y का कोफिशिएंट है 1. बट इफ यू सी एट द ऑप्शंस उल्टा है, so this will be rejected. So the correct answer of question 1 will be A and B. Let's move towards question 2. So in question 2, it has been given, a carpenter take 2 hours to carve a wooden window. He charges 70 rupees per hour and also a basic charges of 300. Now I need to find the correct statement. अगर कारपेंटर को मैंने इतने रुपए दिए हैं तो कितनी नंबर ऑफ विंडोज इसने कार्व की होगी. अगर y को आप टोटल कॉस्ट मानते हो जो कि हमने कारपेंटर को दिया एंड x को मानते हो टोटल नंबर ऑफ विंडोज कार्व्ड, तो क्या ये एक्सप्रेशन सही होगा या ये वाला एक्सप्रेशन सही होगा?
एक और जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है वो क्या है, अगर आप y को टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट मान रहे हो एंड x को टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स दैट इज डिवोटेड बाय द कारपेंटर मान रहे हो, तो क्या फाइनल एक्सप्रेशन टोटल कॉस्ट की मैं ये लिख सकती हूँ? इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर चलो देखते हैं। सी, ओके आई एम सॉरी, लेट मी सेलेक्ट द हाइलाइटर। आई हैव बीन गिवन कि एक विंडो को कार्व करने के लिए मुझे 2 घंटे लगते हैं और 1 घंटे का ये लेता है 70 रुपीज। तो एक विंडो को ठीक करने के कितने रुपए ले रहा है? 140 रुपीज, करेक्ट। एंड बेसिक फी मतलब जो उसके आने जाने के रुपए मुझे देने हैं वो तो 300 रुपए देने ही है। तो मान लो मैंने कारपेंटर को 1140 रुपए दिए, तो उनमें से ऑब्वियसली 300 रुपए तो आने जाने के दिए, प्लस number of windows into the rupees of one window will give me the total rupees which I gave for the window carving. So this plus 300 will be the total money which I will be giving to the carpenter, and this is what I have wrote in a word form. I hope now you got this. ठीक है, टोटल वैल्यू दी हुई थी 1140, बेसिक फी थी मेरी 300, चार्ज ऑफ वन विंडो विल कम आउट टू बी 140, तो 140 डाल दिया, n की वैल्यू आ गई दैट इज 6। सो द नंबर ऑफ विंडोज कार्व्ड बाय द कारपेंटर इज 6। अब जो सेकंड और थर्ड टाइप का क्वेश्चन था उसमें क्या था कि मान लो मेरी टोटल फीस है y एंड टोटल नंबर ऑफ विंडोज vx। तो यार ये जो मैंने वर्ड फॉर्मेट में लिखा था इसे आप इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख जाओ। टोटल फीस की जगह y लिख दो, बेसिक फी मेरी 300 है, नंबर ऑफ विंडोज मैंने x मान ली, एंड एक मतलब एक विंडो को ठीक करने के लिए कितने रुपए ले रहा है ये? 140 रुपए। अब जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन था उसमें क्या था कि टोटल रुपए मान लो y है एंड टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो कि मुझे कारपेंटर ने दिए वो मान लो x है। सी, 300 रुपए तो इसके आने जाने के देने हैं, 1 घंटे के ले रहा है ये 70 रुपीज, तो x घंटे के लेगा ये 70x रुपीज, उसमें 300 को ऐड करो, मुझे मेरा टोटल फाइनल जो रुपए मुझे देने हैं वो मिल जाएंगे। सो दिस इज इजी, करेक्ट। लेट्स mark the correct options. So if a carpenter charges this, then the total number of window will be 12. This is wrong. 6 windows आई थी, so this option is wrong. अगर y total cost है and x is the total number of windows, तो क्या ये सही होगा? हाँ ये सही होगा। सी, एक विंडो को ठीक करने के रुपए इंटू द नंबर ऑफ विंडोज प्लस 300, तो ये सही है। ये वाला मैं रिजेक्ट कर देती हूँ क्योंकि दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें एक्सप्रेशन मुझे गलत दिया हुआ है। नाउ लेट्स opt from option C and D. X is the total number of working hours. C. So 300 रुपए तो आने जाने के रुपए, 70 is the rupees for 1 hour, 70x is the rupees for x hour, उसमें 300 ऐड करो, total amount मिल जाएगा। So this is a correct option. This got rejected. So the correct answer of option B, I mean option question 2 will be B and D. Okay, now let's move towards question number 3. Question number 3 क्या बोल रहा है? दो पॉइंट है, एक A है और एक B है, मुझे फाइंड आउट करने हैं करेक्ट स्टेटमेंट। अब करेक्ट स्टेटमेंट में यार परपेंडिकुलर के बारे में देखना है, पैरेलल लाइंस देखनी है, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप देखना है और एक पॉइंट देखना है जो कि 1:3 के रेशियो में ए बी को डिवाइड करता हो, करेक्ट। So let's do it. सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला को ही कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको सेक्शन फॉर्मूला में पता है। सी, आई हैव ए पॉइंट दैट इज x1, y1 एंड आई हैव बी पॉइंट दैट इज x2, y2। इसके इंटरनल में कोई भी एक पॉइंट है मेरे पास P जो कि m:n के रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो ये P का अगर मुझे x और y कोऑर्डिनेट निकालना है, सो व्हाट इट विल बी, तो मेरे पास आता है सेक्शन फॉर्मूला जो बोलता है P का x कोऑर्डिनेट कैन बी रिटन एज C, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, m x2 के साथ जाएगा और n x1 के साथ जाएगा, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन। सो m x2 प्लस n x1 अपॉन सम ऑफ द रेशियोज। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n।
जल्दी से फॉर्मूला पुट कर देते हैं एंड ये पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं. अगर पॉइंट मेरा यही आता है तो मेरा ऑप्शन सी करेक्ट है. ठीक है ना. सो लेट्स डू इट. सो आई पुट द वैल्यूज. एक minute, let me choose the highlighter here. So I put the values of x and y into the section formula. X coordinate आया 9/4, y coordinate आया half. Therefore my point will be 9/4, 1/2, and that is what which is given in option C. मेरा correct answer हो जाएगा ये C वाला. Now let's talk about perpendicular and parallel lines. See, I have been given in the question कि मेरे पास ये एक line है. आप डिटरमाइन करो क्या ये लाइन ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है. सी, तो अब उसके लिए ना आपके दिमाग में ये कंडीशंस याद रहनी चाहिए. व्हाट इट इज, अगर परपेंडिकुलर है दो लाइन तो उनके जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए. ठीक है. सिमिलरली अगर दोनों पैरेलल है तो यार दोनों की स्लोप बराबर होनी चाहिए. सो m1 मस्ट बी इक्वल टू m2. तो मुझे परपेंडिकुलर या पैरेलल की कंडीशन चेक करनी है. उसके लिए मुझे स्लोप चाहिए. तो पहले तो यार ए बी की स्लोप निकाल लेते हैं. दैट विल कम आउट टू बी -2. करेक्ट. अब ये वाली जो लाइन गिवन है इसकी स्लोप निकालेंगे. तो whenever a line has been given in ax plus by plus c के फॉर्मेट में, तो इसकी स्लोप क्या होती है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. मेरा यहाँ पे x की कोफिशिएंट क्या थी? 1. y की कोफिशिएंट क्या थी? -2. माइनस मेरे फॉर्मूला में लगा हुआ था तो मेरा फाइनल स्लोप आ गई, दैट इज हाफ. तो यार मेरी ए बी की स्लोप है -2. इस वाली लाइन की स्लोप आ गई हाफ. दोनों को मल्टीप्लाई करो, आ गया -1. क्योंकि -1 आ गया तो हाँ, ये दोनों लाइनें मेरी परपेंडिकुलर हैं. नाउ लेट्स चेक अबाउट द पैरेलल लाइन एज वेल. तो क्वेश्चन में इस लाइन के अबाउट मुझे चेक करना है कि क्या ए बी इस लाइन के पैरेलल है. तो इसकी स्लोप निकाल लो. माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट विल कम आउट टू बी 2. तो यार ए बी की स्लोप है -2, इस लाइन की स्लोप आ गई 2, दोनों बराबर नहीं है तो ये पैरेलल नहीं होंगे. कूल. लेट्स चेक द फॉर्मूला. ये लाइन परपेंडिकुलर थी तो ये वाला सही हो गया. ये लाइन पैरेलल नहीं थी तो ये ऑप्शन गलत हो गया. अब पूछा गया है कि ए बी लाइन के परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है उसकी स्लोप क्या -1/2 है? नहीं, उसकी स्लोप क्या अपन ने निकाली थी? हाफ. We got the slope as half. We got the slope as half. Okay, now let's move towards the last question of this. So ये क्या बोल रहा है? सपोज अपने पास एक स्प्रिंग है जिसकी जो लेंथ है वो वेट के साथ वेरी करती है. अगर स्प्रिंग की लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो उसमें 1 kg का वेट है. अगर उसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर है तो उसमें 3 kg का वेट है. अब मुझे आगे स्टेटमेंट्स को देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है. तो यार एक तो मुझे ओरिजिनल लेंथ निकालनी है स्प्रिंग की. एक मुझे स्प्रिंग की लेंथ निकालनी है जब वेट 6 kg का अटैच होगा और जब 5 kg का अटैच होगा. So let's see how we will be solving this question. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है. ओके. तो मुझे दिया हुआ है कि जो लेंथ है और जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जब 6 सेंटीमीटर की लेंथ है तो 1 kg वेट है. जब 9 सेंटीमीटर की लेंथ है तो 3 kg वेट है. इन शॉर्ट मैं क्या कह सकती हूँ, जब मैंने 2 kg बढ़ाया तो मेरे लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आया? 3 सेंटीमीटर का. 2 kg में 3 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट आया. तो जब मैं 1 kg बढ़ाऊंगी तो कितना इंक्रीज होगा? 3/2 सेंटीमीटर इंक्रीज होगा. सी, तो मैं जो फाइनल लेंथ है स्प्रिंग की या स्प्रिंग की, मैंने गलत लिख दिया, वो क्या होगी? ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल लेंथ से मेरा मतलब है जब वेट लटका हुआ नहीं था तो जो भी स्प्रिंग की लेंथ है दैट इज माय ओरिजिनल लेंथ. सो ओरिजिनल लेंथ प्लस वेट इंटू 3/2. तो ये क्या होगा? देखो, दिस इज द लेंथ इंक्रीज्ड बाय 1 kg. टोटल वेट मुझे मिल जाएगा तो दिस विल बी द टोटल लेंथ इंक्रीज्ड बाय द वेट plus the original length will give me the final length of a spring. Okay. अब मुझे ओरिजिनल लेंथ निकालनी है. वो मैं या तो फिर इस वाले थॉट को यूज करूं या इस वाले इंफॉर्मेशन को यूज करूं. आप कोई से भी इंफॉर्मेशन को यूज करो, मेरी ओरिजिनल लेंथ सेम ही आने वाली है. सो लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग वाज गिवन एज 6.
Original length I need to find out. Weight was given as 1 kg and the increase in the weight is 3/2. ओके, सो इससे x की वैल्यू आ गई 4.5, तो मेरे पास ओरिजिनल लेंथ आ गई दैट इज 4.5 सेंटीमीटर. नाउ आगे मुझसे पूछा गया है कि क्या लेंथ होगी स्प्रिंग की अगर 6 kg का वेट लटका दिया तो. सो ओरिजिनल लेंथ प्लस 6 इंटू 3/2, सो मेरा फाइनल लेंथ जो स्प्रिंग की होगी दैट विल बी 13.5. ओरिजिनल लेंथ 4.5 थी, 9 सेंटीमीटर और बढ़ गई ड्यू टू दी वेट, दोनों को ऐड किया, फाइनल लेंथ मिल गई. चौथा और जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या पूछ रहा है, क्या लेंथ रही होगी अगर 5 kg का वेट लटका दिया. सेम प्रोसीजर, आई विल गेट द लेंथ एज 12 सेंटीमीटर. ओरिजिनल लेंथ 4.5 थी, 5 kg की वेट से 7.5 और इंक्रीज हुई, फाइनल लेंथ को ऐड कर दिया. So the correct options of question 4 will be ओरिजिनल लेंथ 4.5 है, सही हो गया. ओरिजिनल लेंथ 5 है, गलत हो गया. 6 kg जब लटकाया तो 13.5 हो गई लेंथ, सही है. 5 kg लटकाया तो 12 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, सही है. So the correct options are A, C and D. So that's all in this particular video. If you learned anything new, then don't forget to subscribe to the channel. If you like the video, then do comment down below.